नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के क्या कारण हैं। हमारे साथ रहेंगे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। डेवलपमेंट का काम कराने वाले सरकारी विभाग किसी और की रॉयल्टी से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार के बहुत सारे विभागों में ठेकेदारों के जरिए निर्माण कार्य कराए जाते हैं। इन सभी सरकारी विभागों का अमला ठेकेदारों से रॉयल्टी की वसूली तो कर लेता है, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट को देने की बजाय अपने खजाने में डाल रहा है। रॉयल्टी की ये राशि बढ़ते बढ़ते अब अरबों रुपए पहुंच गई है। इधर लीज पर माइनिंग का पट्टा लेने वाले पट्टेदारों को एडवांस में पट्टे का किराया माइनिंग डिपार्टमेंट में जमा कराना चाहिए, लेकिन वर्षों से माइनिंग डिपार्टमेंट को पट्टेदारों ने किराया भी जमा नहीं कराया। अब यह बकाया राशि करोड़ों में है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे पॉलिटिकल एडिटर हमारे उमेश निगम। उमेश जी, क्या है पूरा मामला? अविनाश जी, ये जो सरकारी बहुत सारे विभाग है जो अधोसंरचना के काम कराते हैं, वो बहुत बड़े बड़े ठेके उनमें दिए, निर्माण कार्य कर रहे हैं अरबों खरबों रुपए। जो माइनिंग डिपार्टमेंट का नियम ये है कि जो भी ठेकेदार निर्माण कार्य करेगा किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में, तो उसकी जो रॉयल्टी है वो रॉयल्टी जैसे गिट्टी है, मुरम है और भी ऐसे निर्माण कार्य में लगने वाले और दूसरे निर्माण कार्य में लगने वाले दूसरे और भी मटेरियल जो होता है जी, तो इन सब की रॉयल्टी, और ये रॉयल्टी जो है वो काटने की रॉयल्टी की जो राशि है जी, वो राशि विभाग वसूलेगा और संबंधित विभाग वसूल के वो माइनिंग को देगा जी। लेकिन हो ये रहा है कि वो विभाग तो ठेकेदार से ठेकेदार, लेकिन वो जो संबंधित विभाग है वो विभाग माइनिंग विभाग को वो राशि ट्रांसफर नहीं कर रहा है, और ये राशि अब बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है ये जी। तो माइनिंग विभाग ने इसके लिए अब कवायद शुरू करी। हालांकि समय समय पर पहले भी इस तरह की चलती रही, लेकिन अब बहुत सख्ती के साथ ये काम चल रहा है जी। तो जिन विभागों ने ये पूरी रॉयल्टी वसूली थी जी, वो उनसे पूरी रॉयल्टी ट्रांसफर कराने के लिए माइनिंग विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि संबंधित विभाग में वो जाएं जी, और जाने के बाद जो आला अफसर है उनसे संपर्क करें और माइनिंग डिपार्टमेंट के मद में इस राशि को उनसे जमा करवाएं जी। तो ऐसे कितने विभाग हैं जिन्हें माइनिंग विभाग का जो है उसका ये राशि जमा करनी है? अविनाश जी, जो बहुत ज्यादा अमाउंट वाले विभाग हैं वो करीब 1.5 दर्जन विभाग हैं जी, और जहां जो मतलब उस अनुपात में नहीं है जितना इन विभागों में है जी, वो भी लगभग करीब 2.5 दर्जन के लगभग है, जहां निर्माण कार्य छोटे बड़े सब होते हैं, जैसे नगरीय प्रशासन विभाग है, पीडब्ल्यूडी है जी, जल संसाधन विभाग है, ये सारे वो विभाग हैं जी, जैसे एमपीआरडीसी है, ये सारे वो विभाग है यहाँ बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, यहाँ पुल बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं जी, बहुत बड़े अरबों रुपए, मतलब एक ठेकेदार के पास हजार करोड़ के काम होते हैं जी, 1.5 करोड़ के काम होते हैं। जैसे नगरीय प्रशासन विभाग में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं जी, केंद्र सरकार की मदद से, केंद्र सरकार के अनुदान से, तो इन सब से बहुत बड़े राशि है जो इसकी ली जाना चाहिए। जो कटौती तो बाकायदा हो रही है, लेकिन सरकारी विभागों का आपस में सामंजस्य नहीं है, और दूसरा ये जो राशि वो वसूलते हैं रॉयल्टी की, तो जो संबंधित विभाग होते हैं वो अपने मद में खर्च कर लेते हैं, अपने ठेकेदारों को भुगतान करना या दूसरे उसमें काम कर लेना, जबकि ये राशि पूरी माइनिंग में जानी चाहिए, और माइनिंग में जाए तो सरकार के खजाने में जाए, और सरकार के, क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट राजस्व वसूली का काम करता है और सीधे तौर पे सरकार के खजाने को भरने का काम माइनिंग दूसरे आरटीओ और आबकारी वाणिज्य कर के साथ साथ माइनिंग भी उसी श्रेणी में आता है, तो वो राशि नहीं मिलती है। तो इस वजह से राज्य सरकार भी दूसरे मदों में, कहीं अधोसंरचना के विकास में या कहीं और डेवलपमेंट के काम में या नागरिकों को दूसरे कामों में लगाए, वो नहीं लगा पाती है। तो ये एक बड़ी दिक्कत होती है, विभागों के आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण इस तरह की दिक्कत खड़ी हो रही है जी। लेकिन उमेश जी, क्या इसमें ऐसे कोई नियम या प्रावधान नहीं है
कि खनिज विभाग की रॉयल्टी जो है यदि ठेकेदारों से वसूल ली जाए तो उसको वक्त पे या समय सीमा के भीतर जमा कराना आवश्यक हो, ऐसे कुछ प्रावधान नहीं है? जी, दरअसल होता यह है कि ठेकेदार का पेमेंट जो सब है संबंधित विभाग के द्वारा दिया जाता है जी। अब वो ठेकेदार यदि राशि वसूल ले और उसको फिर खनिज विभाग के में जमा करे तो विभाग को एक अमला लगाना पड़ेगा, फिर उसके यहाँ वसूलना पड़ेगा, तो इसके लिए बहुत बड़े एक अमले की जरूरत पड़ेगी जी। जिस तरह से दूसरे निजी लोगों से वो वसूलते हैं उसी तरह से करना पड़ेगा। सरकारी विभाग यदि खुद वसूल लेता है तो उतने अमले की जरूरत नहीं पड़ती है कि उसमें केवल पत्रों की या आला अफसरों के आपस में चर्चा कर लेने से ही चीजें हो जाती हैं जी। तो ये कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य की कमी है जी। जो संबंधित विभाग तो वसूल रहे हैं जी, लेकिन वो जहां उनको देना चाहिए जो उनका जी हाँ उस खजाने में नहीं जमा कर। लेकिन ये पूरा ये जो आप कह रहे हैं कि समन्वय की कमी है, तो ऐसे ये समन्वय की कमी कब से चल रही है जो अब समझ में आई, अब बीच बीच में ये बातें होती रही हैं जी? बीच बीच में भी होती रही है, लेकिन ये जब बहुत बड़ा अमाउंट हो गया और वैसे भी जब आला अफसर कुछ इस तरह के विभागों में आ जाते हैं, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी या आयुक्त स्तर के अधिकारी कुछ जो लगातार समीक्षा करते हैं और नियमित उन कामों की देखरेख करते हैं, तब उनके संज्ञान में सारी चीजें आती हैं और जब वो संज्ञान में आती है तो इस मामले को लेकर वो सख्ती बरतते हैं। तो मौजूदा स्थिति में भी जो वहाँ पे अधिकारी पदस्थ हैं माइनिंग डिपार्टमेंट में, उन्होंने विभाग के कामकाज की लगातार समीक्षा करी तो सामने आया कि ये बहुत लंबे समय से जो दीगर विभाग हैं अधोसंरचना से जुड़े हुए उनकी रॉयल्टी विभाग को मिली ही नहीं है, जो अब अरबों खरबों में पहुंच चुका है ये अमाउंट। तो अब उस वसूली के लिए कवायद की जा रही है। चलिए, वसूली के लिए कवायद की जा रही है, जिसका हक है उसको दिया जाए, ये भी सही बात है। ठेकेदारों से ली जाना है उसके भी एडवांस में ली जाना चाहिए जी। जो पट्टे दिए जाते हैं जी जी, जो पट्टों का, तो वो भी विभाग, उसमें विभाग के जो निचला अमला होता है उसकी लापरवाही है कहीं ना कहीं और मिली भगत है, जिसकी वजह से जो खनिज विभाग के रॉयल्टी जो दिया जाता है पट्टा, वो पट्टे की राशि जो लीज रेंट है जी, वो और देरी से देने पर 20% की ब्याज भी वसूलने का प्रावधान है। ना ही ब्याज वसूला गया, ना ही पुरानी मूल ही नहीं आया तो लीज रेंट लिया गया। तो बहुत सारी ऐसी खामियां हैं। अब खामियां क्या कहेंगे, या समन्वय की कमी कहें, और ऊपर स्तर पर यदि अधिकारी आपस में समन्वय बना के चलें तो ये इस तरह की विसंगतियां सामने नहीं आ सकती। बहरहाल अब वसूली के आदेश हो गए हैं, वसूली की जाना है, तो इसमें भी देखते हैं कि कब तक क्या कुछ सफलता इनको मिलती है खनिज विभाग के आला अधिकारियों को। अब बात करेंगे उमेश जी हम एक और प्रशासनिक खबर की, जिसमें सरकारी अमले की लापरवाही और संवेदनहीनता का खामियाजा पात्र गरीब, बुजुर्ग और मेंटली रिटायर्ड लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत इन लोगों को पेंशन बांटती है। जिम्मेदार लोगों की लापरवाही और मिलीभगत का नतीजा है कि पात्र हितग्राहियों के हिस्से की पेंशन अपात्र लोगों को मिल रही है। अब इस मामले में सरकार ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। हाल ही में कराए गए सर्वे के आधार पर हितग्राहियों को पेंशन देने की हिदायत दी है। इसी विषय पर पूरी जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, क्या है ये पूरा मामला? पात्र जो हैं वो वंचित हैं योजना से और अपात्र जो है मजे ले रहे हैं, क्या बात है, क्या अविनाश जी? ये सारी जो गड़बड़ियां होती हैं सरकारी विभागों में, इसमें ज्यादातर सरकारी जो काम करने वाला अमला होता है, इसकी अक्सर लापरवाही के चलते इस तरह का होता है। जो गरीब लोग भी इस तरह के दिक्कतों का सामना कर रहे हैं इनकी लापरवाही का। दरअसल कई बार ऐसा होता है, राज्य सरकार बहुत सारी योजना चलाती है गरीबों के लिए, जो असहाय हैं उनके लिए और जो दिव्यांग हैं उनके लिए, कि उनको किस तरह से आर्थिक मदद की जाए, तो तरह तरह की वो पेंशन देती है। तो इसमें होता ये है कि समय समय पर इनका सर्वे होना चाहिए जी, लेकिन विभाग का जो अमला है वो समय समय पर सर्वे नहीं करता है। वो केवल कागजी खानापूर्ति करते रहते हैं और पेंशन जैसे सरकार से उनके खाते में ट्रांसफर हुई और उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया। कई बार ये देखने में आया है कि जो हितग्राही मृत हो गए हैं जी, या कई ऐसे हैं जिनको नहीं पहुंच रही है, कई और भी तरह की दिक्कतें आती हैं, तो और जो कई बार अपात्र लोग जो उसमें पात्र नहीं है, उन सबको पेंशन ट्रांसफर होती रहती है जी। इसके लिए हालांकि पहले भी ये निर्देश थे, लेकिन अब इस पर सख्ती से अमल किया जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं जी, कि जो 80 साल से ऊपर की आयु के बुजुर्ग हैं जी, उनका हर महीने भौतिक सत्यापन होगा
जी। उनका हर महीने उनके पास विभागीय अमला जाएगा और जाके देखेगा जी। कि वो जीवित हैं और बाकायदा उनको पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, जी। सारी चीजें उनके दस्तावेज पूरे हैं या नहीं है जो जमा कराए गए थे। जी। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं, जो मेंटली रिटायर्ड हैं, बहुविकलांग हैं जी, तो इनका भी जो इनके लिए 60 साल की उम्र रखी है जी। कि ये 60 साल से ऊपर के यदि हो गए हैं, मेंटली रिटायर्ड हैं, बहुविकलांग हैं, तो इनका भी अब हर महीने वेरिफिकेशन होगा। जी। हर महीने इनके पास विभाग का अमला जाएगा और विभाग का अमला जाएगा और बाकायदा उनके पास सारी चीजें देखेगा और वो प्रमाणित करेगा। उसके बाद फिर उनके खाते में वो राशि जाएगी। तो इसके लिए जो तारीख तय की गई है कि विभाग का अमला पूरा रोस्टर बनाया गया है कि इस तारीख तक जाएगा, उनको देखेगा और इस तारीख तक ये पूरी राशि दे दी जाएगी। जो राज्य सरकार है वो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों को, दिव्यांगों को, मेंटली रिटायर्ड लोगों को जी, ऐसे करीब 49,53,87 के लगभग हितग्राही हैं जिनको वो पेंशन देती है जी। और हर महीने 297 करोड़ 18 लाख से ज्यादा की राशि राज्य सरकार इन लोगों की आर्थिक मदद करती है पेंशन के रूप में देने के लिए। जी जी। लेकिन अब यही है कि हमेशा से ये बातें सामने आती रही हैं उमेश जी कि हमेशा जो पात्र हैं वो योजनाओं के लाभ से वंचित रहते हैं और अपात्र लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिया जाता है। ये किस तरह से ये गोरख धंधा जो चल रहा है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं खामियां जो हैं हमारे सिस्टम की, वो जो है लाभ से वंचित कर देती हैं एक ऐसे शख्स को जो उसका हकदार है, और जो हकदार नहीं है वो मलाई काटते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को कि में पारदर्शिता कैसे आए, भ्रष्टाचार ना हो, और इसके लिए भी एक अभी तो फिलहाल उन्होंने जिस तरह से किया है कि अब भौतिक सत्यापन होगा ऐसे लोगों का, लेकिन कई बार चीज़ें हैं, व्यवहारिक कठिनाइयां भी इसमें सामने आती हैं। लेकिन एक ऐसी नीति, ऐसा नियम या एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत है, ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत है कि अपात्र लोग चाहकर भी इस तरह का घोटाला ना कर सकें और पात्र लोग जो हैं वो वंचित ना रहें सरकार की योजनाओं से। इस तरह की भी कुछ योजना बनाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, क्या कहेंगे? जी हाँ अविनाश जी, दरअसल होता ये है कि कहीं भी कोई योजना चलती है, कुछ भी चलता है, तो कहीं ना कहीं ये गिरोह जो होता है या माफिया होता है, ये भी सक्रिय रहता है समानांतर व्यवस्था के तहत। ये पूरे ये हर विभाग में आप देखेंगे, हर उसमें जो भी कोई सरकार योजनाएं बनाएगी या कहीं कोई लाभ की ऐसी चीजें या चालू करेगी सरकार, तो कहीं ना कहीं कोई माफिया या कोई गिरोह इस तरह का सक्रिय रहेगा और ये विभाग के जो अमला होता है उसकी मिली भगत से इन सब चीजों को अंजाम देता है। तो जो और इसका खामियाजा भुगतते हैं जो पात्र लोग होते हैं जी। पात्रों की जो लिए योजनाएं चलती हैं और अपात्र इसका लाभ उठाते हैं जी। तो इसके लिए ऊपर के जो अफसर हैं उनको सख्ती दिखाना होगी कि निचले अमले पे लगाम कसी जाए, अंकुश लगाया जाए, और माफिया यदि सक्रिय होता है तो उसके खिलाफ पुलिस में FIR कराएं और तमाम तरह की है। हालांकि विभाग कराते हैं, लेकिन जिस तरह और जिस संख्या में कराना चाहिए उस तरह नहीं होता है। इसी वजह से ये माफिया सक्रिय रहते हैं। एक किस्म का सिस्टम भी बन गया है जी, और यही वजह है कि कई बार जो है असली हकदार है वो वंचित रह जाता है इन तमाम योजनाओं से, उन लाभों से जो सरकार उन्हीं के लिए संचालित करती है, बनाती है योजनाएं, और प्रावधान किए जाते हैं। बहरहाल अब भौतिक सत्यापन करने का निर्णय ले ही लिया है सरकार ने, तो देखते भी हैं कि इससे कितने अपात्र जो हैं वो हटाए जाते हैं और कितने पात्र जो हैं जो वंचित रह गए तो उन्हें जोड़ा जाता है। ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। पुलिस महकमे के लिए ऑनरेरी प्रमोशन मुसीबत का सबब बन रहा है। ऑनरेरी प्रमोशन के लिए कराई जा रही स्क्रूटनी में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस वजह से लंबे समय से दूसरे विभागों की तरह पुलिस महकमे में भी पदोन्नति नहीं हो पा रही थी। इसलिए अब महकमे ने ऑनरेरी प्रमोशन का रास्ता निकाला है। अब इन पुलिसकर्मियों को इस रास्ते प्रमोशन देने की कवायद की जा रही है। इसी बीच खुलासा हुआ कि जिनको ऑनरेरी प्रमोशन दिया जाए उनमें से कुछ को जेल पहुंचाने की नौबत आ जाएगी। जब कारण जानने के प्रयास किए गए तो पता चला कि समय सीमा में आला अफसर विभागीय जांच पूरी कर लेते तो ऑनरेरी
प्रमोशन देने का रास्ता साफ हो जाता। छोटे कर्मचारियों की लंबे समय से जांच अटकी है, जबकि बड़े अफसरों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच में से अधिकांश में क्लीन चिट देकर मामले रफा दफा कर दिए गए। इसी विषय पर पूरी जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। ये एक प्रमोशन का मुद्दा है, लेकिन उसमें भी कई ऐसे दांव पेंच निकल कर आए हैं कि वो जो हमें हैरत में डालते हैं। क्या है पूरा मामला, बताइए। अविनाश जी, ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है 2016 से, जिसके कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही है और बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। और जब पद खाली हैं तो ऊपर के पदों पे काम करने में दिक्कतें आती हैं, जो जिनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो पुलिस महकमे ने एक इस बीच का रास्ता निकाला कि क्यों ना हर कर्मचारी को जिनको राज्य सरकार नियुक्त करती है, उनको एक रैंक ऊपर का प्रमोशन जो है ऑनररी प्रमोशन दिया जाए। ये प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन एक रैंक ऊपर की जिम्मेदारी दे दी जाएगी और उस जो एक रैंक ऊपर पर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। तो इस तरह विभाग को जो है वो पद पे कर्मचारी पूरे मिल जाएंगे। और जो नीचे है, नीचे कांस्टेबलों की नीचे पूरी भर्ती होती है हर बार, तो वो भर्ती होती रहेगी। तो इस तरह विभाग को काम चलता रहेगा जी। तो ऑनररी प्रमोशन के लिए राज्य सरकार ने जो है होम डिपार्टमेंट ने पुलिस रेगुलेशन एक्ट है उसमें संशोधन किया और संशोधन करके ऑनररी प्रमोशन की व्यवस्था करी जी। इसमें हेड कांस्टेबल के जो प्रदेश में है 8,250, एएसआई के 5,175 और सब इंस्पेक्टर के 1,335 जी। इंस्पेक्टर के 800 पद खाली हैं जी। इन पदों पे ऑनररी प्रमोशन के सहारे एक रैंक ऊपर की जिम्मेदारी पुलिस में कर्मचारियों को दी जाना थी जी। तो इसमें जो है अब भोपाल में करीब 1,000 पुलिस के जवानों को ऑनररी प्रमोशन के तहत पदोन्नत कर हेड कांस्टेबल बनाया जाना था जी। जब इसके लिए विभाग ने इनको भी सबको ऑनररी प्रमोशन दिए जाना था, इसके लिए स्कूटनिंग कराई। पूरे प्रदेश में हर जिले में स्कूटनिंग चल रही थी कि किस किस को ऑनररी प्रमोशन दिया जाए, तो किसके खिलाफ विभागीय जांच है, नहीं है, किसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है जी। तो जो निकल के आया, भोपाल में करीब 1,000 कांस्टेबलों को ऑनररी प्रमोशन के तहत हेड कांस्टेबल बनाया जाना था जी। तो इसमें जो है 700 जी के लगभग जो है कांस्टेबल प्रमोशन लायक मिले, जबकि 300 जो हैं जी उनके खिलाफ कहीं ना कहीं आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, विभागीय जांच चल रही हैं जी। और ये जांच भी अविनाश जी बड़ी चौंकाने वाली बात है जी कि कोई 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने से नहीं जी, 6-6 साल, 10-10 साल, ऐसे बहुत लंबे समय से पेंडिंग है लोगों की जांच है। तो ये जब स्कूटनिंग हुई और इसमें ये खुलासा हुआ कि सारी चीजें जो विभागीय जांच जी, तो तब ये पता चला कि बहुत से ऐसे हैं जिनकी जांच यदि पूरी हो जाए जी, तो उनको प्रमोशन तो दूर की बात है जी, जेल भेजने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि उनके जिस तरह की जांचें चल रही हैं उसमें उन्हें सजा मिलेगी और सजा यदि मिलती है जी, तो कईयों के खिलाफ तो नौकरी चली जाएगी, कईयों की जेल पहुंचने की नौबत आ जाएगी जी। तो अब पुलिस विभाग के लिए ये एक नया सिरदर्द खड़ा हो गया है कि उनकी नौकरी बचाएं या प्रमोशन दें, बचाएं या ये ऑनररी प्रमोशन दिया जाए जी जी। तो अब विभाग हालांकि जांच कर रहा है, अब इसमें भी जो बातें सामने आ रही है, तो जिनको जांच करना है जी उनकी भी लापरवाही है, जिनमें जांच दी गई उन्होंने लंबे समय से जांचें नहीं करी। अब छोटे कर्मचारियों की जो जांचें हैं उनको तो पेंडिंग रखा गया जी, लेकिन विभाग में ही देखा गया कि जो बड़े अधिकारी हैं जी उनकी जांच तत्काल समय सीमा में पूरी कर दी गई जी, या फिर कुछ इस तरह से किया गया कि उनकी जांच करने की नौबत ही नहीं आई जी। अब एक हाल ही में डीजीपी रैंक के अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा निलंबित हुए जी, तो उन्होंने उनसे सीनियर केवल एक डीजीपी ही हैं जी। अब उनकी जांच कौन करे? उनकी जांच इसलिए नहीं हो पा रही है कि डीजीपी से कर नहीं सकते हैं खुद जांच जी, और कोई दूसरा अधिकारी कर नहीं सकता क्योंकि उनसे सब जूनियर हैं जी। इसके अलावा बी मधु कुमार हैं जी जनार्दन हैं, इन सबको क्लीन चिट दे दी गई है जी, बगैर जांच की, जांच का कंप्लीट हुए बगैर ही। तो छोटे अधिकारियों की जो जांचें हैं वो पेंडिंग है, बड़े अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई है। यानी एक तरफ से जो अभी तक बात थी कि प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन के लिए मामला अटका पड़ा था, लेकिन जब ऑनररी प्रमोशन देने की बात हुई तो
इस तरह की मामले सामने आ रहे हैं, तो यानी कि एक रास्ता निकला तो दूसरी जगह एक जगह जी बात और है कि सरकार ने प्रावधान किया है कि 20-50 का फार्मूला लगाया है कि 20 साल की उसमें जी वो नौकरी या 50 साल की उम्र हो तो उनको जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी जाए जी। तो यदि जांच पूरी कर लें तो कुछ लोगों के लिए वैसा भी रास्ता निकल जाएगा, तो कम से कम नई पदस्थापनाएं होंगी जी। लेकिन ये सब टाल मटोल के चक्कर में जो बड़े अफसरों की विभाग सफर कर रहा है और जो ऑनरेरी प्रमोशन लेके बड़ी एक ऊपर के रैंक की जिम्मेदारी निर्वहन कर सकते हैं उनको भी कहीं मौका नहीं मिल रहा, करना पड़ रहा है, मौका नहीं मिल पा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इस समस्या से किस तरह से निजात पाता है पुलिस विभाग और किस तरह से चीज़ें सही हो पाती हैं। अब बात करेंगे हम अपने खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की हम बात करेंगे। तो आज कौन सा प्रसंग चर्चा का विषय है ये जानेंगे हम उमेश जी से। उमेश जी, आज कौन सा प्रसंग जो है सियासी गलियारों में या कहें कि प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय रहा? अविनाश जी, आज राजनीति के क्षेत्र का एक बड़ा रोचक मामला आया है जी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग कोर्टों में, अलग अलग अदालतों में याचिकाएं लगी हैं जी और उन याचिकाओं पर कुछ जगह स्टे भी दिया गया है जी। तो इस स्टे को लेकर एक जो है नेता जी हैं, उन राजनीति में बड़ा मुकाम रखते हैं वो जी, और उनकी जो पत्नी है वो भी नेता हैं जी। तो इस स्टे को लेकर जैसे ही स्टे मिला जी अदालतों के द्वारा तो उनकी बाछें खिल गईं और अब वो सपने देखने लगी हैं कि पूरे प्रदेश में जी ये आरक्षण फिर से होगा जी। हालांकि जो कानून के जानकार हैं वो ये कहते हैं जी कि यदि सरकार कोर्ट में पूरी तरह हार जाती है उसी परिस्थिति में जी ये आरक्षण फिर से होगा, लेकिन ये आरक्षण जब फिर से होगा जी तो पूरे 1-2 नगरीय निकाय के लिए नहीं, पूरे 407 नगरीय निकाय का रोस्टर चेंज हो जाएगा जी। इसमें जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं जिनका आमतौर से चेंज नहीं होता है वो भी बदल जाएगा। तो ये संभावनाएं तो बहुत कम है, लेकिन ये मोहतरमा जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न है। दरअसल ये भोपाल को लेके चिंतित हैं कि भोपाल में जी ये खुद भी ओबीसी में आती हैं और ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया, तो उसको लेकर चिंतित हैं कि इस बार ओबीसी का क्यों हो गया, क्योंकि जिसको टिकट मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, अटकलें लग रही हैं जी, ये नहीं चाहती कि उनको टिकट मिले जी। तो ये इस बात से खुश हैं जी कि जब फिर से आरक्षण होगा, ऐसा इनका मानना है जी, तो सब कुछ बदल जाएगा और जब ये बदल जाएगा जी तो जिनको मिलने की संभावनाएं हैं उनको नहीं मिलेगा और उनका नंबर लग सकता है, तो उनके नुकसान में ये अपनी खुशी ढूंढ रही हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, अब तो ये राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।